20वीं शताब्दी सैम होरमुज़जी जमशेदजी मानेकशॉ। आज हम बात करेंगे सैम मानेकशॉ की, जिनको हम सैम बहादुर के नाम से जानते हैं। एक ऐसे आइडल जो हर एक सैनिक बनना चाहता है, एक ऐसे शख्स जो जिद्दी, अड़ियल, बड़बोले और राजनेताओं से बेपरवाह रहे, चाहे वो उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी क्यों ना हो, जिन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मैडम कहने से मना कर दिया था, क्योंकि इनका मानना था कि एक राष्ट्रपति के अलावा किसी भी राजनेता को सर या मैडम कहना अच्छी बात नहीं है। ये संबोधन किसी खास वर्ग के लिए होता है। लेकिन अगली बार प्रधानमंत्री को स्वीटी कह देते हैं और उसके बाद भरे एयरपोर्ट पर सबके सामने उनके बालों की तारीफ कर देते हैं, जो खुलेआम याया खान को पाकिस्तानी सेना के कैप्टन मलिक की बहादुरी के कारण मेडल देने तक की बात कह डालते हैं। एक ऐसे आर्किटेक्ट जिन्होंने 16 दिन के अंदर पाकिस्तान का नाम मिटाकर बांग्लादेश लिख दिया, एक ऐसे योद्धा जिसने युद्ध के मैदान और उसके बाहर भी कई बार मौत को चकमा देकर निकल जाते हैं, एक ऐसे वक्ता जो नाजुक से नाजुक स्थिति में भी सूटेबल और चालाकी भरा जवाब देते थे। इसी वजह से वो भारत सरकार की तरफ से विदेश जाने वाले कई डेलीगेशन के हिस्सा बने, इसीलिए उन्हें जल्दी जल्दी तरक्की मिलती गई, जिन्हें भारत पाकिस्तान के युद्ध का एक आर्किटेक्ट माना जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान इंडियन मिलिट्री के पहले सेना अध्यक्ष बने, जो बाद में प्रमोशन लेकर फील्ड मार्शल बने। क्या थी इस योद्धा की कहानी, आज इसके बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि फील्ड मार्शल की पोस्ट होती क्या है। फील्ड मार्शल या एफएम एक 5 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है। भारतीय सेना में ये एक हाईएस्ट रैंक है, लेकिन ज्यादातर पोस्ट फॉर्मल है। 8% आर्मी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कोई भी फील्ड मार्शल नहीं है। भारत में आज तक केवल 3 लोगों को यह सम्मान मिला, एक तो आर्मी के सैम मानेकशॉ और दूसरे केएम करियप्पा और तीसरे एयरफोर्स के मार्शल अर्जन सिंह। फील्ड मार्शल जीवन भर अपनी रैंक पर रहते हैं, मतलब उनकी मृत्यु तक उन्हें सर्विस ऑफिसर माना जाता है। अदर ऑफिसर्स के मुकाबले ये पेंशन नहीं लेते, लेकिन एक फील्ड मार्शल को मिलिट्री जनरल के बराबर सैलरी मिलती है। ये सभी ऑफिशियल ओकेजन्स पर पूरी वर्दी पहनते हैं और आर्मी हेडक्वार्टर्स में एक ऑफिस रखते हैं। इनका अपना एक डेडिकेटेड सेक्रेटरीट भी होता है। खैर, सैम मानेकशॉ के जन्म से शुरू करते हैं। इनके पिता का नाम होरमुज़जी मानेकशॉ था, जो एक डॉक्टर थे और अमृतसर में एक क्लिनिक और फार्मेसी चलाते थे। ये एक पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका परिवार गुजरात के वलसाड शहर से पंजाब के अमृतसर में आकर रहने लगा। इनकी माता का नाम हिल्ला था। इनके यहाँ 2 बेटे और 2 बेटियों के बाद 14 अप्रैल 1914 को 5वें नंबर पर जन्म होता है सैम मानेकशॉ का। सैम बचपन से अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे, पर भाग्य में कुछ और ही लिखा था। अपने पिता को डॉक्टरेट के लिए लंदन जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनके 2 बेटे पहले से लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, सो अपनी उम्र का तकाजा देकर उनको रोक लेते हैं। सैम नाराज तो होते हैं, लेकिन हिंदू सभा कॉलेज में, जिसको अब हम हिंदू कॉलेज के नाम से जानते हैं, उसमें एडमिशन लिया और 1932 में पंजाब की यूनिवर्सिटी से साइंस में 3rd डिवीजन की डिग्री ली। लेकिन उससे पहले 1931 में इंडियन कॉलेज मिलिट्री कमेटी ने ब्रिटिश सरकार से अधिकारी चयन के लिए एक मिलिट्री एकेडमी की स्थापना के लिए सिफारिश की। एकेडमी में कैंडिडेट का सिलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 3 साल के कोर्स पर बेस्ड एग्जाम के आधार पर होना था। जब एग्जाम के लिए नोटिस जारी हुआ तो सैम ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर इसके लिए एप्लीकेशन दे चुके थे और 1 अक्टूबर 1932 को एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाते हैं। आखिरकार सैम 15 सिलेक्टेड कैंडिडेट में से एक थे। 4 फरवरी 1935 को सैम मानेकशॉ के कमीशनिंग पर उन्हें 2री बटालियन रॉयल स्कॉट्स में डिप्लॉय किया गया, क्योंकि भारतीय यूनिट में भेजने से पहले ब्रिटिश यूनिट में डिप्लॉय होना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी। उसके बाद उनको बर्मा में 12वीं फ्रंटियर रेजिमेंट में डिप्लॉय किया गया, जहां कंपनी के क्वार्टर मास्टर के रूप में अपॉइंट किया गया। 22 फरवरी 1942 में सैम अपनी कंपनी के कैप्टन के तौर पर बर्मा में जापानी सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी लीडरशिप में कंपनी ने एक पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। इसके आगे सेतांग ब्रिज पर कब्जा करना था। इसी दौरान बर्मा के जंगलों में सैम जापानी मशीन गन के सामने आ जाते हैं, जिसमें उन्हें 7 गोलियां लग जाती है। लेकिन इतने घायल होने के बावजूद भी उन्होंने अपने साथियों को सेतांग ब्रिज को जीतने और आगे बढ़ने के लिए कहा, और हुआ भी यही। उनकी सेना ने आखिरकार सेतांग ब्रिज पर कब्जा कर लिया। लेकिन तब तक सैम की जान पर बनाई थी। वो बुरी तरह घायल हो चुके थे, शरीर से पूरा खून निकल चुका था। जैसे सैम के सीनियर कमांडर मेजर जनरल डेविड कोवान को ये पता चला तो वो जल्दी से वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर उनकी हालत देखकर उन्होंने अपने सीने पर लगे मिलिट्री क्रॉस को उतारकर सैम की वर्दी पर लगा दिया। वो इसलिए कि मिलिट्री क्रॉस पदक युद्ध के मैदान में वीरता का प्रदर्शन करने वाले सिर्फ जीवित सैनिक को ही दिया जाता है, और पूरी कंपनी और कोवान को लग रहा था कि अब सैम जीवित नहीं बचने वाले। कोवान सैम को मरने से पहले अंतिम सम्मान देना चाहते थे, पर सैम अपने भाग्य में कुछ और ही लिखवा कर लाए थे। उन्हें ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ वो अपने दुश्मनों की तरह मौत को भी मात देकर बच निकलते हैं। डॉक्टर ने पूछा
पूछा कि ये चोट कैसे लगी तो बोले कुछ नहीं, एक खच्चर ने लात मार दी थी। भारत विभाजन के समय 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट पाकिस्तान के हिस्से में चली जाती है, इसलिए सैम को 8वीं गोरखा राइफल्स में अपॉइंट किया जाता है। यहीं से उनका नाम सैम मानेकशॉ से सैम बहादुर पड़ा। कुछ ही टाइम बाद 5वीं गोरखा राइफल्स में कमांडिंग ऑफिसर की पोस्ट पर प्रमोट किया जाता है, पर नियुक्ति पर जाते उससे पहले ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में घुसपैठ करके डोमेल और मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर सिग्नेचर किया। तब तक सैम पाकिस्तानी सेना पर हवाई निगरानी कर चुके थे और सजेस्ट किया कि पाकिस्तानी सेना को रोकना है तो भारतीय सेना को हवाई मार्ग से भेजा जाए। कुछ समय बाद ये मामला शांत होता है। सैम के द्वारा भी सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है। इसी दौरान सीज फायर लाइन बनाई गई। सैम ने ही सीज फायर लाइन का नाम बदलकर LOC रखा था। प्रमोशन लेकर 1 मार्च 1959 को मेजर जनरल बने, लेकिन इसके बाद उन्हें अपने बड़बोलेपन के कारण एक खामियाजा भी भुगतना पड़ा। दरअसल उस समय के रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, जिसके बदले में सैम के प्रमोशन के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी जाती है। लेकिन सैम ने इस इंक्वायरी का सामना भी युद्ध के मैदान की तरह बड़ी बहादुरी से किया और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सामने अपनी दलीलें बेबाक और बड़े शानदार तरीके से रखी। लेकिन ऑफिशियल इंक्वायरी से अभी फ्री भी नहीं हुए थे कि 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया। उस समय में भारत के पूर्वी बॉर्डर पर हिमालय को भारत का सबसे विश्वसनीय रक्षक मानते थे। सभी मानते थे कि हिमालय को भेद कर कोई भी भारत पर अटैक नहीं कर सकता, पर चाइना ने इस विश्वास को गलत साबित कर दिया था। कभी नहीं हारने वाली भारतीय सेना अचानक से हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। कुछ समझ पाते उससे पहले चाइना लद्दाख के इलाके पर कब्जा कर चुका था। चाइना की सेना भारत के मुकाबले संख्या में बहुत ज्यादा थी। कहते बुरा वक्त इसी तरह आता है, भारत का भी आया, क्योंकि सैम उस वक्त इंक्वायरी में उलझे होने के कारण ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे और भारत ने इसका खामियाजा अच्छे खासे जानमाल से चुकाया और आखिर में हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन सैम ने चाइना को इसका जवाब सन 1967 में दिया, जब उनकी पोस्टिंग सबसे चुनौतीपूर्ण पूर्वी कमांड में होती है। इस कमांड में पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर में चाइना और दक्षिण में नागालैंड के मिजोरम का उग्रवाद था। चाइना की सेना सैम से पहली बार जमीन से 14,000 फीट की ऊंचाई पर नाथुला दर्रे पर टकराती है। सैम की कमांड ने चाइना को ऐसी शिकस्त दी कि चाइना समझ गया कि अब ये पहले वाली भारतीय सेना नहीं है। इसके बाद चाइना ने दोबारा कभी ऐसी हिमाकत नहीं की। 1969 में जब कांग्रेस 2 हिस्सों में बटी तो देश में कई जगह कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी। देश से सेना की मदद की डिमांड आने लगी, जिससे सेना के अफसरों और सेना के बीच इस काम के प्रति भावनाएं भड़कने लगी। सैम ये सब महसूस कर रहे थे। एक इंटरव्यू के दौरान सैम ने कहा कि सेना उन गलतियों की सजा भुगत रही है जो राजनेताओं ने की है। सैम की इस बात पर देश के राजनेता खफा हो जाते हैं और एक अफवाह तूल पकड़ जाती है कि सैम सरकार का तख्ता पलट करके देश की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। एक दिन इंदिरा गांधी ने उनको बुलाकर इसके बारे में उनसे जवाब मांगा तो सैम ने कहा कि आपको नहीं लगता कि मैं आपका सही उत्तराधिकारी साबित हो सकता हूँ, क्योंकि आप ही की तरह मेरी नाक भी लंबी है, लेकिन मैं अपनी नाक किसी के मामले में नहीं डालता। सो इसलिए आप अपने काम से काम रखिए और मैं अपने काम से काम रखता हूँ। सन 1970 पश्चिमी पाकिस्तानी पूर्वी पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते थे और जबरदस्ती उन पर उर्दू भाषा थोपना चाहते थे। ऐसे में सन 1970 में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री चुनाव जीत जाते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान को ये बात पसंद नहीं आई। पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी ने मुजीबुर रहमान को शपथ लेने से रोक दिया तो शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को एक भाषण में पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने की बात कही। उनकी इस बात से अलगाववादी आंदोलन ने जड़ें जमा ली, जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठा। पाकिस्तानी सेना ने इस आंदोलन का जवाब हिंसा से दिया और ऐसी हिंसा से दिया कि आज तक के इतिहास में शायद ही किसी देश की सेना ने अपने देश के नागरिकों को दिया होगा। मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके पश्चिमी पाकिस्तान ले जाते हैं और पूर्वी पाकिस्तान के 30 लाख लोगों को मार डालते हैं। 4 लाख औरतों के साथ रेप किया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के विरोध में मुक्ति वाहिनी नाम का गुट तैयार हुआ। फिर भी पश्चिमी पाकिस्तान का आतंक खत्म नहीं हो रहा था। नतीजा ये रहा कि वहां से लाखों लोग भागकर भारत आने पर मजबूर हो गए। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल थी और ऊपर से इस तरह से आए शरणार्थी भारत की अर्थव्यवस्था को डगमगा सकते थे। ऐसे में भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए मजबूर होता है और अपने कॉम्पिटिटर को मात देने के लिए इससे बढ़िया मौका और कहां मिलने वाला था। तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करने का फैसला किया। अप्रैल में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मीटिंग में सैम से पूछा कि क्या हमारी सेना इसके लिए तैयार है। सैम ने कहा कि ज्यादातर सेना को चुनावी ड्यूटी पर लगा दिया गया है, उनको पूर्वी पाकिस्तान बॉर्डर ले जाने और हथियार लैस करने में टाइम लगेगा। इसके अलावा उस एरिया में अप्रैल से सितंबर तक का महीना बरसाती होता है, जिस वजह से वहाँ भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इंटरनेशनल व्यू से भी ये पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा था। अगर बिना किसी बात के इंटरफियर करेंगे तो इंटरनेशनल प्रेशर भी आ सकता है और ऊपर से हिमालय पर्वत के दर्रे भी खुले हुए हैं, जिससे चाइना भी अटैक कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। लेकिन सैम की इस बात पर कैबिनेट मंत्री सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान पर अभी के अभी अटैक किया जाए। इस पर सैम ने कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो पागलपन का हवाला देकर रिजाइन दे देता हूँ। पर इंदिरा गांधी सैम की इस बात पर सहमत हो जाती है और सैम से जीत की गारंटी लेती है। सैम ने कहा दिसंबर तक रुकिए, अगर आप मुझे अपनी
शर्तों पर स्थिति संभालने के लिए कहती हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि 2 हफ्ते में पूर्वी पाकिस्तान का नाम मिटा दूंगा। शाम को हुई दूसरी मीटिंग में सैम की इस बात पर मोहर लग जाती है। सैम एक रणनीति तैयार करते हैं। दिसंबर तक हिमालय पर बर्फ गिरना चालू हो जाती है, जिससे चाइना के अटैक का खतरा नहीं रहता। भारत में युद्ध अभ्यास के बहाने हवाई मार्ग से पाकिस्तानी जहाजों का आवागमन बंद कर देते हैं। ऐसे में पश्चिमी पाकिस्तान के लिए पूर्वी पाकिस्तान आने जाने वाले जहाजों का एकमात्र रास्ता श्रीलंका बचा था। पर श्रीलंका एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सर्विस भारतीय सेना की थी, जिससे पाकिस्तान से निकलने वाले हर एक जहाज, हथियार और सैनिकों की जानकारी पता लगती रही। सभी सेना को बॉर्डर एरिया में डिफेंसिव मोड में रख देते हैं और 75,000 सैनिकों और मुक्ति वाहिनी गुट को सेना के साथ ट्रेनिंग देते हैं। इसी दौरान पाकिस्तान को एक खुफिया गलतफहमी होती है कि भारतीय बॉर्डर पर सेना कम संख्या में है और इसी गलतफहमी में पाकिस्तान एक गलती कर बैठता है, जिसके बारे में भारत ने कभी सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करता है और जैसलमेर के लोंगेवाला, श्रीनगर, चंडीगढ़, अंबाला, पठानकोट और आगरा को मिलाकर 11 एयरबेस पर हमला कर देता है। इस वक्त भारत के दोनों हाथों में लड्डू थे। अब भारत पर किसी भी तरह का इंटरनेशनल प्रेशर बनने का खतरा नहीं रहा था। भारतीय सेना ऑफेंसिव मोड में आ जाती है। भारतीय नेवी और एयरफोर्स द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान से मिलने वाली सभी मदद बंद कर दी जाती है। पाकिस्तान अपनी पर आई देखकर ये मुद्दा लेकर अमेरिका भागता है। अमेरिका इस मुद्दे को यूएनओ में उठाता है, लेकिन उस समय रशिया वीटो का यूज करते हुए इस प्रस्ताव को रद्द करवा देता है। ऐसे में अमेरिका भारत पर आक्रमण करने के लिए अपना 7वां बेड़ा भारतीय समुद्र क्षेत्र में भेजता है। तभी रशिया ने भारत का कभी नहीं भूला जाने वाला एक सच्ची दोस्ती का एग्जाम्पल देता है। रशिया ने अपना 40वां बेड़ा और एक परमाणु पनडुब्बी अमेरिका को टक्कर देने के लिए भेज देता है और कहा यदि भारत पर किसी तरह का आक्रमण होता है तो ये रूस पर आक्रमण माना जाएगा। मजबूरन घबराकर अमेरिका को पीछे हटना पड़ता है और पाकिस्तान को अकेला छोड़कर निकल जाता है। ये युद्ध इसलिए भी याद किया जाता है कि इसमें भारत ने पाकिस्तान पर गोला बारूद से ज्यादा मेंटली अटैक किया था। इस युद्ध में भारत की हर एक चाल कामयाब हुई थी। जैसे लोंगेवाला में सिर्फ 120 सैनिक अभूतपूर्व हिम्मत और जज्बे के साथ लड़ते हैं। टैंक माइंस के साथ साथ खाने के टिफिन को उल्टा करके रख दिया था, जिससे टैंक माइन ज्यादा संख्या में दिखे। इधर पाकिस्तान से भेजी हुई गाजी पनडुब्बी, जो एक साइलेंट किलर थी, उसको आईएनएस विक्रांत को समुद्र में डुबोने के लिए भेजा जाता है, जो कि बंगाल में पाकिस्तान सेना की मदद को रोक रहा था, जिसका मुकाबला सिर्फ आईएनएस राजपूत कर सकता था, जो कि विशाखापट्टनम में मरम्मत के लिए खड़ा था। यहाँ भी झूठी खबर फैलाई जाती है कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम जा रहा है। पाकिस्तान आईएनएस गाजी का रुख विशाखापट्टनम की तरफ मोड़ देता है, जहाँ आईएनएस राजपूत इंतजार कर रहा था और आईएनएस गाजी को उड़ा देता है। इधर पूर्वी पाकिस्तान में सेना को पैराशूट से उतारा जाता है, जिसमें सेना कम और पुतले ज्यादा थे। साथ ही अखबारों और रेडियो में न्यूज फैलाई जाती है कि पाकिस्तान जंग हार गया। पाकिस्तान सेना को मदद मिलना पहले ही बंद हो चुकी थी, जिस वजह से पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। 9 दिसंबर तक भारतीय सेना ढाका पर कब्जा कर चुकी थी। सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तानी सेना को बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए कहा और उनके साथ उचित व्यवहार करने का विश्वास दिया और साथ ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के प्रतिशोध से बचाने का वादा भी किया। The Indian army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides, and if you don't surrender, you will be killed unmercifully. 11 और 15 दिसंबर को भी मानेकशॉ ने ये मैसेज रिपीट किया। उधर यूएनओ भी हाथ खड़ा कर चुका था। पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर बम गिराया जाता है। वो डरकर अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता है। पाकिस्तानी कमांडर को पता था कि अब ज्यादा दिन तक नहीं लड़ सकते, तो 16 दिसंबर 1971 को सुबह 9 बजे मानेकशॉ के प्रपोजल को एक्सेप्ट करके 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर देते हैं, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। इसी के साथ संधि होती है और मानेकशॉ मुजीबुर रहमान को आजाद करवाते हैं। सिर्फ एक भाषा के कारण पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को गवा बैठता है और जन्म होता है बांग्लादेश का। बताते हैं सैम ने घायल और शहीद हुए सैनिकों के लिए पूरे देश से मदद की अपील की थी और अपनी पत्नी के साथ मिलकर बॉलीवुड से भी चंदा इकट्ठा करते हैं। उस समय में उन्होंने 150 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। सैम आर्मी से जुड़ी लगभग हर छोटी से बड़ी जानकारी से वाकिफ थे। अपनी हर एक रैंक पर पकड़ होने के साथ ही उनके राजनेताओं से भी अच्छे संपर्क थे, इसलिए उनके दौर में सेना में काफी सुधार हुआ। उन्होंने सेना को रहने की व्यवस्था में भी सुधार करवाया। उस समय में भारतीय सेना के नौजवानों का जीवन तो मुश्किल भरा था ही, उनको आर्मी एक्ट के सख्त कानूनों का पालन भी करना पड़ता था। सैलरी बहुत कम होती थी। रिटायरमेंट की भी कोई टाइम लिमिट नहीं थी। हर समय नौकरी जाने का खतरा सबसे आगे होता था, इसलिए आर्मी जैसी सर्विस में कोई आना ही नहीं चाहता था और जो थे वो ज्यादातर सैनिक टाइम से पहले रिटायरमेंट लेते जा रहे थे। सैम ने सिस्टम की सबसे बड़ी गलती में सुधार करवाया। उन्होंने सरकार से रिटायरमेंट की उम्र फिक्स करने की सिफारिश की और लागू होने पर इसका अच्छा इफेक्ट भी पड़ा। नौजवान इस सर्विस में आगे आने को तत्पर रहने लगे। भारतीय सेना जो उस समय लड़ाकू और गैर लड़ाकू 2 भागों में बटी हुई थी। गैर लड़ाकू सैनिकों में नाई, बावर्ची और धोबी और साथ में सफाई करने वाले भी शामिल थे, जिनकी लड़ाकुओं के मुकाबले सैलरी और फैसिलिटी कम होती थी और टाइम आने पर युद्ध के मैदान में भी जूझना पड़ता था। सैम ने इस फर्क को मिटाकर उनको भी पूरी ट्रेनिंग देना चालू कर दिया और सैलरी बरोबर करवाई। इस तरह से सेना की डिक्शनरी से गैर लड़ाकू शब्द हमेशा के लिए मिट गया। सेना को टैंकों से ट्रेनिंग देने में तेल की बहुत ज्यादा खपत हो रही थी। लगातार हो
हो रहे हमलों की वजह से ट्रेनिंग देना भी जरूरी था, इसलिए सोवियत संघ से सिम्युलेटर टैंक मंगवाए गए। ये सिम्युलेटर टैंक ट्रेनिंग में सेना को एकदम असली एक्सपीरियंस देते थे और तेल भी खर्च नहीं हो रहा था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत फर्क पड़ा। सैम का मानना था कि बॉर्डर पर हमें आक्रामक रणनीति अपनानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला और सिक्किम बॉर्डर तंकाला पर एक ब्रिगेड तैनात की। इसकी वजह से चुंबी वैली में चीनी सेना के संचार और संपर्क मार्गों पर भारतीय सेना की पकड़ मजबूत होती गई। इस वजह से सिक्किम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमले का खतरा मिट गया। युद्ध के टाइम भारतीय सेना को बॉर्डर पर पहुंचने में काफी टाइम लगता था, इसलिए सैम ने बॉर्डर एरिया के पास में कंटोनमेंट बनवाए। भारी बजट और जमीन की किल्लत को देखते हुए सेना के लिए बंगलेनुमा मकान की जगह बहुमंजिला इमारतें बनवाना चालू करवाया। इससे ज्यादा सैनिकों को सुविधा मिलने लगी। बीएसएफ को आर्मी का दर्जा दिलवाया ताकि वो बॉर्डर पर रखवाली कर सके और सेना को समय समय पर लड़ाई की ट्रेनिंग मिलती रहे। 1971 में मानेकशॉ की लीडरशिप में मिली इस जीत की याद में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध के बाद ही इंदिरा गांधी सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की पोस्ट देकर पहले चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में अपॉइंट करना चाहती थी, परंतु नौकरशाही इंटरफेयर ने इस पद के निर्माण पर रोक लगा दी। राष्ट्र के प्रति समर्पित मानेकशॉ को 1972 में राष्ट्रपति ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया और फिर बाद में जाकर 1 जनवरी 1973 को उन्हें फील्ड मार्शल की पोस्ट से नवाजा जाता है, जिसके बदले में मिलने वाली सैलरी और इज्जत उन्हें कभी नहीं मिली। और लगभग 40 साल की सेवा देने के बाद 15 जनवरी 1973 को रिटायर हो जाते हैं और अपनी पत्नी सिल्लू के साथ वेलिंगटन तमिलनाडु में बस जाते हैं, जहां से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। रिटायरमेंट के बाद कई कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ बोर्ड रहे और कई जगहों पर अध्यक्ष भी रहे। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भारत की इतनी बड़ी मिलिट्री जीत के आर्किटेक्ट को इतने साल बाद फील्ड मार्शल की पोस्ट मिली। अगर ये युद्ध पाकिस्तान जीता होता तो याया खान को दूसरे दिन ही फील्ड मार्शल बना दिया जाता। लेकिन इसके काफी साल बाद में अब्दुल कलाम वेलिंगटन छावनी की यात्रा पर गए तो सैम मानेकशॉ से मिले, जो कि हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहे थे। और जब लौटकर आए तो सरकार को उन्हें फील्ड मार्शल की सुविधाएं देने के लिए मजबूर करते हैं। तब जाकर रक्षा सचिव पर्सनली जाकर उन्हें 30 वर्षों से भी ज्यादा की सैलरी 1 करोड़ 30 लाख का चेक देते हैं और भी सुविधाएं देते हैं, पर समय के आखिरी पड़ाव में होने के कारण वो लेने से मना कर देते हैं। आखिर में निमोनिया की बीमारी के कारण 94 साल की उम्र में 27 जून 2008 को दोपहर 12:30 पर तमिलनाडु के मिलिट्री हॉस्पिटल के आईसीयू में अपनी अंतिम सांस लेते हैं। परंतु यहाँ भी हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हमने उन्हें उचित अंतिम संस्कार तक नहीं दिया। भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार एक फील्ड मार्शल की रैंक सेवा प्रमुखों के साथ और एक कैबिनेट सचिव से नीचे होती है। फिर भी अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होना चाहिए था, पर उस अंतिम संस्कार में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व सिर्फ एक राज्य मंत्री ने किया, जबकि वेलिंगटन के शासक के अंतिम संस्कार में दुनिया भर के कई राजा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हुए। खैर, जब जीते थे तो खुशी में सब शामिल थे, पर जब आखिरी बार हारे तो साथ कोई नहीं था। फिर भी इतना हक होने के बाद भी इस रणबांकुरे के पास में अपनी आने वाली पीढ़ी को सुनाने के लिए हजारों किस्से थे। इतना हक होने के बाद भी अपने जीवन के अंतिम चरण में उस योद्धा के मुख में आखिरी शब्द थे कि मैं ठीक हूँ। एक कहावत है, जीत के कई माँ बाप बन जाते हैं पर हार अनाथ होती है।